दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से मैंडेट सामने आया है, जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। क्योंकि ये तो लोग कयास लगा रहे थे कि नज़दीकी मुकाबला हो सकता है दोनों गठबंधन के बीच में, कम मार्जिन हो सकता है दोनों गठबंधन के बीच बीच में हार और जीत का। लेकिन जिस तरह से पूरी एक तरफ़ा जीत एनडीए के पक्ष में गई है, उसने सभी को चौंका दिया है। और उसके बाद से राजनीतिक हालात, खास तौर से विपक्ष की अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं किस तरह से सामने आ रहे हैं। चाहे वो लालू प्रसाद परिवार का कुनबे का जो कलह है वह सामने आई, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तमाम बातें ऐसी कहीं जो मुश्किलें पारिवारिक रूप से अगर बात करें संदर्भ में देखें, मुश्किल खड़ी कर सकती हैं परिवार के लिए। और साथ ही ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी तमाम बातें हो रही हैं। और राहुल गांधी के ऊपर भी कई सारी चीज़ें दबाव लगाता है कि राजनीतिक कहीं भी हार मिलती है तो एक दबाव नेतृत्व बढ़ता है। ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं सर्जरी की आवश्यकता है। इस तरह से कई बड़े नेता जो पार्टी लाइन से हटकर बार-बार बीच-बीच में बयान देकर पार्टी को कहीं न कहीं मुश्किल में डालते हैं, पार्टी की लाइन को कहीं न कहीं वह परेशानी पैदा करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा और सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजयी भाषण में बिहार चुनाव के पश्चात कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिम लीग और माओवादी से तुलना की कांग्रेस की, और साथ ही कहा कि आने वाले समय बिखराव हो सकता है पार्टी के अंदर। तो क्या उन्होंने उन लोगों को शह दी है, जो कहीं न कहीं पार्टी लाइन से विपरीत बातें करते हैं? कहीं न कहीं मौका ऐसा दिखते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को कहीं न कहीं परेशानी में डाल सकें। क्या उन लोगों को शह देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान से किया है? तो राहुल गांधी को कांग्रेस को क्या करना चाहिए? ये ऐसे मुख्य विषय हैं जो देश की राजनीति में बहुत ही मुख्य भी हैं और आने वाले समय कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है, अगर समय पे रहते ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सभी से करा देता हूँ। अच्छा, आनंद वर्धन सिंह जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, बिहार चुनाव के पश्चात खास तौर से, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और कैसे विपक्ष की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन की संभावना आप देखते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिहार में जो कुछ हुआ है वो एक अप्रत्याशित है और ऐसा देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, अगर 100 लोग लड़ रहे हैं तो 90 आपके जीत रहे हैं। और वो एक नहीं, आपके जो भी सहयोगी दल हैं सबका, मतलब बीजेपी का 101 में इतने, फिर जनता दल यू, हम, लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब सबका स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर अगर है तो ये तो अप्रत्याशित है। और ये साफ साफ मतलब इसको कहते हैं ना, खुली आंखों से दिख रहा है कि किस तरह से वोट की लूट हुई है। तो इसको इसमें कहीं कोई कारण नहीं है। अब बात आती है, दो बातें आ रही हैं। एक बात ये आ रही है कि बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आप चुनाव विपक्ष हारता है तो विपक्ष के ऊपर दबाव बनेगा। ये भी सही है क्योंकि भाई बहुत से लोगों की उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी कि अभी आप अगर अगर 16 अरे जिस दिन गिनती हुई 14 तारीख के बाद के अगर आप सब उठा के देखिए, तो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मैंने तो बताया था, मैंने तो कहा था, मैंने तो ऐसा था। लेकिन 14 से पहले बहुत से लोग, मुझे नहीं ये स्वर सुनाई पड़ा था। मैं दो चीजें करके मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाऊंगा। भाई आप कुछ भी कह लीजिए, बिहार में जो हम सब लोगों को सुनाई दे रहा था, जो लोग वहां से बता रहे थे कि साहब रोजगार और पलायन, ये दो बड़े मुद्दे थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, रोजगार और पलायन दो बड़े मुद्दे थे। अब उस पे तो कोई वोट हुआ नहीं। ये अजीब तरह का एक वोट है जहां पे खुलेआम बेईमानी हुई है और कोई उस पे चू नहीं कर रहा है। बेईमानी ये हुई है कि ये जो जीविका दीदी हैं, इनकी दो बेईमानी सुन के आपको ताज्जुब होगा, किसी को भी ताज्जुब होगा। जीविका दीदी, बिहार में मोटे तौर पे वैसे मैं बता दूं करीब 90,000 पोलिंग स्टेशन है, मतदान केंद्र है, और हर पोलिंग स्टेशन पे एक बीएलओ होता है। ये मोटा मैं बोल रहा हूं। बीएलओ का रोल केवल मतदान में आपका वोट दर्ज कराना या डिलीट कराना है। उसका पोलिंग के समय कोई रोल नहीं होता। पोलिंग के समय जो जो पोलिंग के अंदर जो लोग होते हैं वो कहलाए जाते हैं मतदान, वो जो कैंडिडेट के, वो उनके एजेंट होते हैं, मतलब काउंटिंग, अरे माफ कीजिएगा, पोलिंग एजेंट होते हैं जो कैंडिडेट नियुक्त करता है। अब धीरे से क्या किया गया है, ये जीविका दीदी नाम का जो स्कीम है उसमें 10-10 हजार की 3 किस्तें डाली गई है काफी जगह पे। तो अब आप 1-1.5 महीने के अंदर अगर 30,000 किसी को दे देंगे तो मानी हुई बात है कि उससे प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए था, ये नहीं है। लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंट इशू ये है कि केवल 30,000 नहीं है, कहा यह गया है कि
जब पहला डाला गया था 10,000 कि साहब 1,90,000 और मिले, तो अगर 2 लाख कहीं मिल रहा और 1,90,000 तभी मिलेगा जब ये सरकार आएगी, तो 2 लाख की एक बड़ी रकम होती है। हमारे और आप, हम सब लोग जहां घूमते हैं, उसमें 90% से ज्यादा लोगों का मासिक आय 15,000 रुपए नहीं होती है। ये फैक्ट है, ये किसी को मतलब ये एक ब्लेटेंट ट्रुथ है। हमारा और आपका जिनसे इंटरेक्शन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो है, चाहे आपके यहाँ रिपोर्टर हैं, जो कितने लोगों को 15,000, ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कितने लोगों को जिले में, कितने रिपोर्टर्स को, कितने लोगों को 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। तो ये 2 लाख रुपए एक बड़ी रकम है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये कब हुआ? ये खुलेआम बिना किसी रोक टोक के खुलेआम ये हो रहा है, और इस पे चुनाव आयोग ने अपनी आंख मूंद ली है, वो बोल ही नहीं रहा है, इस पे कोई बात नहीं हो रही। दूसरी बात, बहुत से लोगों का आज खूब अब आर्टिकल आ रहे हैं, संपादकीय आ रहे हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को ये एसआईआर का कोई मसला नहीं था, और एसआईआर तो उन्होंने जबरदस्ती के लिए कर रहे थे, उससे वो लोगों से मिल नहीं पाया। ये पार्टी चाहती है कि एसआईआर का मसला न हो, क्योंकि अब वो डिटेल आपको पता है, मैं फिर से एक जल्दी से रिपीट कर दूं। 8 करोड़ 25 लाख लोग एलिजिबल वोटर, 7,42,000 की टोटल, वो करीब 83 लाख लोगों को बाहर रखा गया, और उसके पहले 60 लाख नए लोगों को जोड़ा गया था इनके हिसाब से। तो ये सारा चीजें, ये सारी कार्रवाई ठीक से की गई थी। अब दूसरी बात ये भी है कि वहां पे वोट लाए गए, वोट का ट्रांसफर हुआ। अब लीगली तो बिल्कुल ठीक है, लीगली तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, या जो भी हमारा कानून वो है, उसमें मैं एक साल में 4 जगह भी वोट कर सकता हूं। 4 नहीं, मैं 12 जगह, अगर इलेक्शन हो रहे हैं 12 जगह कर सकता हूं। हर बार अपना नाम यहां से कटवाऊंगा, वहां जुड़वाऊंगा, यहां कटवाऊंगा, वहां जुड़वाऊंगा, और ये कह के कि मैं अब यहां नौकरी मिल रही है। अच्छा, मान लीजिए मैं दिहाड़ी मजदूर हूं, तो आज मुझे बिहार में मिली, कल मुझे गुजरात में मिलेगी, परसों मुझे, मैं तो कहूंगा साहब मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, यही रहता हूँ, फिर मेरा वोट यहाँ जोड़िए, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर मेरे पास वो सारे कागज हैं, ये जो कागज मांग रहे हैं ना कि माँ बाप का डेटा, वो सारे कागज हैं, आप, मैं यही हूँ, मैं तो यहाँ। इस तरह का एक बड़ी लंबी कार्रवाई हुई, और वो 2-3 साल की कार्रवाई करके जो आरोप है उसके हिसाब से 50 लाख से ज्यादा वोटरों को ट्रांसफर किया गया इस तरह के वोट डालने के लिए। अब खुलेआम, राकेश सिन्हा तो खुलेआम बोले हैं। अच्छा, उसके अलावा कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 गाड़ियों का उन्होंने खुलेआम बताया, जैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को तो ले जाया जा रहा है वोट डालने। प्रशांत जी, आप की उम्र मुझसे कम है, लेकिन फिर भी आपने बहुत इलेक्शन कवर किए होंगे। इलेक्शन में जब आपको अगर याद हो, मतदान के जिस दिन होता है, उस दिन जो कानून है वो ये कहता है कि आप किसी वोटर को, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से मतदान केंद्र तक नहीं ला सकती है, अगर आपको याद हो। और अगर वो अक्षम हो, मतलब चलने फिरने में दिक्कत हो, वृद्ध हो, तब भी वो नहीं ला सकते हैं। उसका काम इलेक्शन कमीशन करेगा, या वो घर पे ले जाकर वो डलवाएगा, या उनको पॉलिटिकल, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ला रहे हैं तो वो गैर कानूनी है और उसका चुनाव निरस्त हो जाएगा। यहां तो खुलेआम हुआ है, यहां तो हरियाणा से ले जाके वोट डलवाया गया। क्या इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? तो एक बात ये याद रखिएगा कि ये जो हो रहा है ना कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये इश्यूज को ट्रिवियल बना के चाहते नहीं है कि इस पे बातचीत हो। तो ये तो हो गई एक बात। अब आ जाते हैं विपक्ष की बात, जो आपने कही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष की तरफ जो संगठन वाला मामला, उसमें बहुत कमजोरियां हैं। मैं आज भी देख रहा था, इंटॉलरेंट हैं लोग, मतलब आज क्या क्या लोग बता रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो संगठन है बहुत ही अच्छा है, और वो बता रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो दूसरी स्टेट के भी मंत्री हैं, वो 1-1, 2-2 महीना कैंप किए थे बिहार में, छोटे छोटे जिलों के वो बनाए गए थे, बल्कि एक विधानसभा के इंचार्ज बना के। और आज नाम से हुआ है कि भाई स्वतंत्र देव सिंह और CR पाटिल, ये सबका नाम से बताया जा रहा है कि वो तो एक छोटे से उसमें 30 दिन घूम रहे थे, पर्ची बांट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अच्छी बात है। अब आप मुझे सिर्फ, अच्छा, ये सबको पता लग रहा है कि ऐसा ऐसा संगठन। ईमानदारी से ये बताइए, आप क्या एक बीजेपी का प्रतिबिंब चाहते हैं कि कांग्रेस बन जाए, या विपक्ष की कोई पार्टी बन जाए? ये हमें आप में से कोई नहीं चाहे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो ऐसे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो बेईमानी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं?
ये वही है कि आपके घर के बगल में कोई रहता है और वो घूस लेता है और उसके घर में बड़ा बढ़िया सब चल रहा होता है, तो आपके घर में कलह मचे कि वो घूस ले रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो कर रहे हैं तो आप, तो ये कोई बात हुई? मतलब गलत काम के लिए अगर ये कहना कि नहीं-नहीं, राहुल गांधी, जिस दिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी बनने लगेंगे उस दिन पूरे देश में फ़िल्टर ही उनकी करा थू-थू जाएगा। होगी। और नहीं, हम और आप भी थू-थू करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज क्यों हम और आप राहुल गांधी की बात करते हैं? आज राहुल गांधी की बात इसलिए करते हैं कि राहुल गांधी ईमानदारी से, निर्भीक होके, कमिटमेंट के साथ, बिना डरे कुछ चीजों पे ज़ीरो टॉलरेंस है। अडानी पे ज़ीरो टॉलरेंस, देश के सेक्युलरिज्म उस पे ज़ीरो टॉलरेंस, देश की जो चीजें बेची जा रही हैं प्राइवेट हाथों में, ज़ीरो टॉलरेंस। मैं ये कह रहा हूं, ये वो बातें हैं जिस पे राहुल गांधी से हम और आप, कल के दिन राहुल गांधी अगर मोदी जी की तरह करके दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, कट्टा कान पे कट्टा, ये सब राहुल गांधी बोलने लगेंगे तो हम और आप भी उनको उसकी आलोचना करेंगे। तो पहली चीज तो ये जो धीरे 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 दिमाग ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि राहुल गांधी को ऐसा। अब मैं, जो दूसरी बात आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से ठीक है, इंटरनल समस्याएं हैं, हर पार्टी में होती हैं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस को बिल्कुल कुछ चीजों से मुक्त होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये बीजेपी उसमें आके बता रही है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस कांग्रेस है, बीजेपी बीजेपी है। जो तीसरी बात आपने कही वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो रोहिणी आचार्य का जिस तरह का रहा है, और फिर रोहिणी आचार्य ही नहीं, सबसे पहले अगर याद करिए तो तेज प्रताप जी घर से निकल गए, फिर रोहिणी आचार्य जी निकल गई, फिर रोहिणी आचार्य जी को अब जब निकली तो रागनी, उनकी जो तीन और बेटी, रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी, ये तीन लोग और निकल गए हैं घर से बाहर। तो ये आपके बाप की जागीर थी क्या आरजेडी? आप किस बात पे गुस्सा हो रही है? मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी ने अच्छा किया बुरा किया, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। पहली बात यह है कि आपके पिताजी की थी। आज अगर अभी जीत गए होते और मुख्यमंत्री बन रहे होते तेजस्वी, तो घर से बाहर निकलते, ईमानदारी से बता दीजिएगा। क्योंकि आपको पत्ता नहीं मिल रहा है, आपका चाय पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको, आप सारी स्ट्रेंथ कहां से ड्रॉ करती हैं? कि आप लालू की लड़की हैं, तेजस्वी की बहन है? आपने कौन सा ऐसा सामाजिक काम किया है? आपने कौन सी ऐसी धरना प्रदर्शन किया? आपका कहां पे आप खड़ी रही हैं कि जिसके लिए आपको एज नेता आपकी इज्जत हो? आपकी इज्जत इसलिए क्यों होगी कि आपने अपने पिता को अपनी एक किडनी दी थी? आप इसका पॉलिटिकल माइलेज क्यों चाहती हैं? आप, ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो आप आके सार्वजनिक रूप से कह रही हैं। तो मेरा कहना यह, और कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें लालू जी की जिम्मेदारी है, इसमें तेजस्वी की जिम्मेदारी, क्योंकि पहली चीज यह है कि क्या, मतलब ये रोहिणी जी क्या चाहती थी कि तेजस्वी का, देखिए एक चीज और खराब हो गई है, यूपी में भी होता है, अखिलेश यादव और 5 परिवार के लोगों को टिकट दे देंगे। तो ये तो एक गलत बात है ही ना। इसको इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से लालू जी का भी ये डिफेंड नहीं किया जा सकता है। भाई रोहिणी आचार्य क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? मीसा भारती क्यों राज्यसभा चली जाएंगी? क्यों? व्हाट द कंट्रीब्यूशन इज? तो मेरा कहना यह है, ये ठीक हो रहा है। और अगर इस तरह के जो जो लोग हैं वो बाहर चले जाए तो ज्यादा अच्छा है भाई। इनकी इनकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये सारी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा वो है, मैं यहां रहा हूं, आप इसलिए मुझसे पूछिए, मेरे पीछे पीछे घूमिए, एक आदमी मिलेगा इनको, अगर आज लालू जी और उनका नाम नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये घरेलू जो झगड़े हैं, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से इनके अपने स्वार्थ हैं। और जो ठीक है, उसको बीजेपी हवा दे रही है। बीजेपी कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, लालू जी को बीच में आना चाहिए, लालू जी को घर की लड़कियां हैं, अब उनको बड़ी घर की लड़कियों की चिंता हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से ये ह्यूमन नेचर है, स्वार्थ की बात है। और ठीक है, मतलब होना नहीं चाहिए था, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हुआ है। प्रशांत जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये परिवार में जो इस तरह के वाद-विवाद सामने आए, सार्वजनिक रूप से होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अंदर बैठ के इसे सुलह की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, पूरा अगर सिनेरियो देखें, वर्तमान की जो राजनीति जिस तरह से अब सामने आ रही है, उसमें सभी दल अपनी-अपनी एक मतलब अपने को बचाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाएँगे। अभी विपक्ष की जो राजनीति है, अगर देखें, अखिलेश यादव का बयान ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण आया है सामने। अभी मैं आज सुन रहा था, शायद कल दिया हुआ है उन्होंने वो। उनसे पूछा कि कांग्रेस को लेकर यूपी में गठबंधन की, उनसे क्वेश्चन किया एक जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त है वो, हम दोस्त रहेंगे, और अगर दोस्त का कोई कमजोर होता है या कोई परेशान होता है, हम साथ में खड़े रहना दोस्त का फर्ज होता है। तो ऐसे में जो बयान है अखिलेश यादव का, जितना मैच्योरिटी वाला एक बयान कहा जाए, इसके किस किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? कैसे यूपी की जो राजनीति को कहा जाता है कि बिहार के बाद प्रभावित होगी? क्या अब और ज़्यादा अच्छी तरह से मजबूत होकर सामने आएगी विपक्षी?
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल क्लियर है, दो चीजें समझना होगा। उत्तर अब पूरे भारत में अगर आपको आरएसएस और बीजेपी से लड़ना है और उनके उनसे पॉलिटिकली लड़ना है, उनसे आपको अगर इलेक्शन जीतना है, तो आपके पास कांग्रेस पार्टी छोड़ के कोई भी राष्ट्रीय ऑल्टरनेटिव आपके पास है नहीं। एक ही ऑल्टरनेटिव है, कांग्रेस पार्टी। ये भी फैक्ट है कि जो अखिलेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, नहीं उस मामले में तेजस्वी जी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, मुझे नहीं दिखाई दिया। एक अच्छा वो मेच्योर था, ये सब लोग मेच्योरिटी वाला बयान दे रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है कि दोनों लोगों की अगर दोनों लोग एक साथ नहीं आएंगे तो दोनों का नुकसान है। मतलब विपक्ष का नुकसान है, लेकिन क्या अगर आज अखिलेश यादव जी अकेले इलेक्शन लड़े तो आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या ये भारी स्थिति भारी होगी? नुकसान होगा, वो तो देखे, भारी नुकसान 5 होगा। सीटें मिली थी। तो और उसी तरह से अगर कांग्रेस अकेले लड़े तो कांग्रेस का भी दो एमएलए जीते थे। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये दोनों के लिए आवश्यक है कि दोनों लोग एक साथ रहें। ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कह रहा हूं, देश में कहीं पे भी अगर है तो ये अगर साथ रहेंगे तो ही आपको सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि अदरवाइज तो ये चाहेगा ही बीजेपी की आप फ्रेगमेंटेड हो जाए, आप अलग अलग हो जाएं। आज बीजेपी को ये, अब तो ये आंकड़े आने लगे हैं, बीजेपी को सूट किया कि वहां पे जनसुराज पार्टी अलग से लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग से लड़ी, एआईएमआईएम अलग से लड़ा। ये सारे लोग जब अलग से लड़ रहे थे तो बीजेपी को सूट कर रहा था। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में अखिलेश यादव, एक और ध्यान रखिएगा कि अखिलेश यादव और तेजस्वी जी का दो फर्क मुख्य रूप से है। एक, अखिलेश यादव 5 साल पूरी तरह से एक चीफ मिनिस्टरशिप का एक टेन्योर किए हुए हैं। तेजस्वी ने आज तक वो नहीं किया। तो तेजस्वी यादव जी के पास बहुत से भाई, उनको 15 महीने मिले, 2 लाख 5 लाख नौकरी, 10 लाख नौकरी दे दिए थे, ये फैक्ट है। लेकिन उनको अभी तक एक कोई टेन्योर नहीं मिला है जिसको वो शोकेस कर सके कि साहब ये देखिए मुझे मिला, मैंने ये किया। बिल्कुल। अखिलेश यादव का बहुत कुछ कहने को है, वो चाहे 10-90 हो, एम्बुलेंस हो, चाहे वुमेन हेल्पलाइन हो, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, मतलब उनके पास बहुत सी चीजें हैं। उनका लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, उनके पास बहुत सी चीजें हैं कि भाई हमने गवर्नेंस की तो हमने ये किया था। बिल्कुल। अभी तेजस्वी उस तरह से नहीं है। एक दूसरा, एक पॉलिटिकल एक समझ और समझ लीजिए, अखिलेश यादव में के यहां मुलायम सिंह जी नहीं है, तो जो नेतृत्व है वो अखिलेश यादव से शुरू होकर अखिलेश यादव पे खत्म हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव को ये लिबर्टी नहीं है, वहां लालू यादव जी बैठे हुए हैं। तो आज की तारीख में इसकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, दोनों चीजें इससे। लेकिन यह भी है कि वो निर्विवाद रूप से अकेले नेता नहीं है आरजेडी के, जबकि यहां पे अखिलेश यादव निर्विवाद रूप से 1 नंबर से 100 नंबर तक अखिलेश यादव नेता है नेता। समाजवादी पार्टी के। तो ये भी एक फर्क है, तो उससे आपकी थोड़ी पकड़ भी कम होती है और आप जो कहते हैं उस बात का भी उतना वो नहीं रहता। मैं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं नहीं, लेकिन जो जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उससे आपको को बता रहा था। जी प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और अखिलेश यादव निश्चित रूप से कोई 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो एक अनुभव होता है और उनके पास बताने के लिए कि हमने अपने कार्यकाल में ये चीज़ें प्रदेश को सौगात दी या अपने काम किया है। ऐसे में कांग्रेस की फिर बात करते हैं, कांग्रेस के अंदर जो वर्तमान जो दौर है, निश्चित रूप से लगातार चुनौतियाँ उनके राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, कांग्रेस के बिखराव की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या ज़्यादा सतर्कता अपने बरतनी चाहिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा वो शह उन लोगों को दे रहे हैं जो कि कहीं न कहीं जहाँ सबर में मतभिन्नता है पार्टी के अंदर। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का अगला कदम क्या होना चाहिए पार्टी की देखिए मजबूती के लिए और नहीं, आगे ठीक बढ़ने बात के है। लिए? हाँ, कांग्रेस भी इवॉल्व हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए कांग्रेस का आज 6 सीटें आई, तो जो भी आई 6 सीटें उनकी 19 पिछली बार जीते थे, इस बार 6 जीते हैं। अच्छा। पिछली बार 74 जीते थे आरजेडी, इस बार 24 जीते हैं। और पिछली बार लेफ्ट पार्टी 16 सीट जीती थी, इस बार 3 सीटें जीती हैं। 3 सीट हाँ जीती। नहीं, 3 या 2, 2 या 3, 3 सीटें जीती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस अगर वैसे देखिए सबसे ठीक कांग्रेस ही कर रहा है। अगर ये मतलब मैं इसको कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं इस तरह से मान रहा हूं। अब दो चीजें ये कर लें कि भाई आप भी चैनल चलाते हैं, मैं भी चैनल चलाता हूं।
हम लोग बहुत सी चीजें हम लोग भी तो सीखते हैं, हम लोग भी इवॉल्व करते हैं कि नहीं इसको ऐसे करेंगे, ये 1 घंटे का कर देंगे तो लोग देखेंगे नहीं, इसको 15 मिनट में लाओ, इसको 20 मिनट में लाओ, इसमें और कुछ लगाओ, इसका जो हेडिंग है इसको ये करो, ये हम और आप भी देखते हैं। इसकी क्वालिटी ऑफ, अगर साउंड अच्छी नहीं है, वॉइस अच्छी नहीं है, तो ये हम भी देखते हैं। तो वो कांग्रेस भी कर रही है। देखिए ये पॉलिटिक्स में कोई कोई फिजिक्स की या किसी की मैथ्स की कोई थ्योरम नहीं है कि 2+2 होगा। तो इसमें बहुत सी चीजों को आपको हैंडल करना पड़ता है, तो इसका कोई सेट रूल नहीं होता है। कांग्रेस भी इवॉल्व कर रही है, राहुल गांधी भी इवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं दो आपको छोटे उदाहरण कांग्रेस के बताता हूं। कांग्रेस में अभी क्या हुआ, अभी कांग्रेस में यह हुआ कि उन्होंने एक राजेश जी को अपना अध्यक्ष बनाया। उससे पहले अखिलेश जी थे, अखिलेश जी भूमिहार थे, सवर्ण उससे आते थे। राजेश जी को उन्होंने एक दलित को बनाया। तो ये एक डिपार्चर था ना, इसको आप अच्छा माने। बाकी लोग मुंह जबानी तो सब बात करते रहते हैं, क्यों नहीं बीजेपी बनाती है किसी दलित को, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, क्यों नहीं वहां बनाती। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की जरूरत। तो कांग्रेस ने एक जो उनसे हुआ वो किया। अब दूसरी बात पे आ जाइए, जब उन्होंने अखिलेश जी को हटाया था, अखिलेश जी वहां अध्यक्ष पद से हटे, कृष्णा वल्लभ जी आए, तो उसमें मुख्य एक बात थी, अब लोग भूल गए हैं, मैं फिर से उसको याद दिला दूं। मुख्य बात यह थी कि ऐसा माना जाता था कि जो अखिलेश जी इनके पुराने अध्यक्ष थे, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष थे, जो भूमिहार थे, वो और जो भी पुराने इनके जो इंचार्ज होते थे, वो पूरी तरह से लालू जी के बस में रहते थे। और लोग ये कहते हैं कि ऐसा आरोप लगता है कि कांग्रेस की सीटें लालू जी डिसाइड करते। अब जब कृष्णा वल्लभ आए, अब ये एक्सपेरिमेंट ठीक है कि गलत है, मैं इस पे नहीं कमेंट कर रहा हूं। तो एक ये हुआ कि भाई एक ये अपनी बात करेंगे, ये कांग्रेस जन की बात करेंगे, और ये उससे प्रभावित नहीं होंगे। अब आज 6 सीटें आई हैं तो भाई सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर यही सीटें 20 आ गई होती, 22 आ गई होती, तो सब लोग कहते बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहना, कहीं कहीं वो फॉर्मूला मिल जा रहा है। फॉर्मूला मिल गया तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को पीछे ढकेल दिया था ना दोनों लोगों ने मिलकर। तो वो कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं अच्छा होगा, कहीं नहीं होगा, तो वो ठीक है। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत वो नहीं है। कांग्रेस को ये एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। जहां तक इंटरनल उसकी बात हुई, बिल्कुल मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी वैसी नहीं है जैसी बीजेपी में है। आरके सिंह जब खुलेआम ये चार्ज लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, 62,000 करोड़ की लूट है, वो भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं और नाम ले लेके बोल रहे हैं, तो उस पर बीजेपी ने एक भी शब्द नहीं बोला है। भाई आप कहिए ना कि इस तरह का नहीं है, अडानी को नहीं है, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो लोग हैं, जो ये बयान दे रहे हैं, तो और खास करके शशि थरूर, उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि आपके इस बयान से, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं और वहां पे केरल में अभी मतलब लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, उससे आपकी पार्टी का फायदा हो रहा है, और अगर आपके किसी बयान से आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो आप भी देखिए, आप पावर पॉलिटिक्स में हैं। मैं ये बिल्कुल मानता कि कल के दिन कोई कोई पावर पॉलिटिक्स में नहीं है, आइडियोलॉग है, हर पार्टी के आइडियोलॉग होते हैं। उनको पवन वर्मा जी हैं जनसुराज पार्टी में, इलेक्शन नहीं लड़ते, क्या है, ठीक है, मैं अपनी बात कहूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। उसी तरह से आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं, इन चीजों का माने समझते हैं कि आपके किसी स्टेटमेंट से आपके वोट भागेंगे, तो उस पर शशि थरूर जी को मैं बिल्कुल निश्चित मानता हूं, उनको ये नहीं कहना, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, जिससे जिससे लोगों के हाथ में आपकी पार्टी को, आपके नेतृत्व के बारे में कुछ कहने का मौका मिले। प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक बात है, सीनियर लीडर को सोचना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स के मनोबल पर इसका असर पड़ता है। जब बड़ा नेता कोई बयान करता है तो उसका प्रभाव भी संगठन में कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने भी इलेक्शन कमीशन की जो पूरी कार्यशैली, उस पर भी शुरू में आपने बात कही। ऐसे में जब चीजें स्पष्ट रूप से सामने है, चाहे वो लीगली ठीक लगती हो, लेकिन चीजें सामने है कि एक व्यक्ति दो दो जगह वोट दे रहा, जाके बिहार में दिया, उत्तराखंड वाले भी कई नेता बीजेपी के ऐसे दिखाई दिए। तमाम ऐसे कई फोटोज ना सोशल मीडिया पे, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें डालने में संकोच भी नहीं किया कि हमने आज 6 महीने पहले यहाँ वोट डाला और हम यहाँ वोट डाल रहे हैं। साथ ही ट्रेन में भी भरकर दूसरे प्रदेशों से लोग भेजे गए जो कि बीजेपी गमछा डाले हुए थे, कह रहे थे हमें वोट टिकट दिया है जाने का, आने जाने का। मतलब स्पष्ट रूप से ये चीज खुलेआम हो रही है। और साथ ही 3 लाख वोट का भी एक आंकड़ा सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था, ज्ञानेश कुमार ने, कि 7 करोड़ 42 लाख उन्होंने आंकड़ा दिया था पहले, बाद में आया कि 7 करोड़ 45 लाख कुछ वोटर उन्होंने प्रेस रिलीज में आए।
तो 3 लाख वोट मतलब ओपनली हो रहा है। ऐसे में विपक्ष किस तरह की गोलबंदी करे, किस तरह की रणनीति अपनाए, जो लीगल तौर पे जो चीज़ मैनेज हो रही है इलेक्शन कमीशन के स्तर पर या जो भी संगठन स्तर पर हो रहा है, इसमें विपक्ष किस तरह से इसका जवाब दे, किस तरह से अपनी रणनीति बनाए, जिस तरह की इन चीज़ों को वह उसपे पीछे ना रह पाए और अपने को आगे बढ़कर दिखाए। नहीं प्रशांत जी, ये प्रश्न विपक्ष से पूछने वाला नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि भाई आपके घर में चोरी हो गई, तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अरे भाई चोरी तो हुई है, तो और ये लीगली करेक्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि ये लीगली बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आरपी एक्ट है। इसमें आप जैसे कह रहे हैं ना, इसमें आप क्लीन चिट न्यायपालिका को नहीं दे सकते। इसमें न्यायपालिका का रोल बिल्कुल सामने आता है। जब सामने सामने दिख रहा है तो न्यायपालिका क्यों चुप है? तो समय पर न्यायपालिका संज्ञान में लेना एक चाहिए। छोटा, जी, नहीं संज्ञान छोड़ दीजिए, न्यायपालिका के सामने जो केसेस जा रहे हैं उसका हाल सुन लीजिए। लोकल बॉडीज के इलेक्शन है देश में, बंबई में भी है, मुंबई में भी है, और वहां एक बड़ा इलेक्शन हो रहा है। वहां पे तख्ता पलट की बात है और सारे लोग लड़ रहे हैं। वहां पे शिवसेना ने अपनी एक पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंट फाइल की। सिंबल की बात है क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की, उनका कहना है कि सिंबल उनके पास होना चाहिए, उनका जो भी हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं उसमें नहीं जाना। एक सिंबल फाइल हुई, अभिषेक मनु सिंघवी अपियर, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जी, जी, जी। सूर्यकांत जी की बेंच थी। उन्होंने उस पर 1 घंटा ये बात की कि आप लोग कितना, और ये बहुत जरूरी है और ठीक है, तो आप कितनी देर इसमें टाइम लेंगे? तो साहब उन्होंने कहा मैं 3 घंटा, तो मुझे 2 घंटा। तो सरकार से भी पूछा, इनसे भी पूछा, उनसे भी पूछा, फिर ये हो गया अच्छा अच्छा ऐसा है कि इसमें एनसीपी, तो आप भी आ गए हैं तो इसको इंक्लूड कर लिया जाए, नहीं तो एनसीपी, मतलब वो दुनिया जहान की उन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि साहब इतनी जल्दी आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब 2 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इलेक्शन की, लोकल बॉडीज की, उससे पहले हम चाहते हैं कि इसका हो जाए डिस्पोजल, इसीलिए अर्जेंट हियरिंग के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो आप 2 घंटा, आप 3 घंटा, अच्छा आप क्यों, सब करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा इसकी डेट अब हम 21 जनवरी लगाते हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, एक सुरेंद्र कोहली जो आपके बिल्कुल आपके पास जहां बैठे हैं, ये तो उसको 20 साल बाद उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है, बरी कर देता है। और वो उस तब बरी करता है जब उसका अगर 4-6 घंटे की देरी होती तो फांसी पे लटक गए थे। अगर उस दिन रात में, जिस दिन उनको दूसरे दिन सुबह फांसी लगनी थी, रात में 8-10-11 बजे अगर अर्जेंट हियरिंग नहीं होती तो लटक गए थे। और ये नीचे से ऊपर तक की प्रक्रिया, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के वाले लोग अगर गलत थे तो उनके उनके ऊपर कार्रवाई कुछ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किसी की जान ले रहे थे जो आपकी नजर में ठीक नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो पहला दोषी अगर कोई है इलेक्शन कमीशन से पहले, वो इस देश की न्यायपालिका है। आप कुछ नहीं करते, आप चुप रहते हैं। उसका एक उदाहरण और देके मैं खत्म करूं। गुजरात में 2017 का इलेक्शन था। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं, 92 सीट चाहिए होती हैं जिसको सरकार बनाए, 92। उस इलेक्शन में बीजेपी को 99 सीट आई, कांग्रेस पार्टी को 77 सीट आई, 77 एंड 99, 22 सीट का फासला था। बीजेपी अपने मेजॉरिटी मार्क्स से केवल 7 सीटें ज्यादा थी। गुजरात में इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई 21 या 22 में, 21 तो हुई, मैं 22 भी हो सकती, 21 या 22। उसमें से 2 इलेक्शन पिटीशन डिसाइड हो गई जिसमें बीजेपी के एमएलए साहब का चुनाव रद्द कर दिया। वो एमएलए साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया, और वो पूरे टाइम, वो एक एमएलए साहब पूरे टाइम 5 साल मंत्री बने रहे। और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने उन 21 पिटीशन पे कुछ किया ही नहीं, 5 साल बीत गए। तो ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर एक इलेक्शन पिटीशन सुन रहे हैं तो वो इलेक्शन पिटीशन का तो कोई मतलब ही नहीं अगर आप 5 साल उसके ऊपर बैठे रह गए। सही बात है, तो इमीडिएट एक्शन अपील होनी चाहिए, बात होनी नहीं, चाहिए। आप अगर 5 साल उस पर बैठे रहे, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस पे तो बिल्कुल हर जगह चुप, मतलब ये देखिए, ये दिक्कत क्या हो गई कि सारे लोग इस समय इस लार्जर उसमें फंस गए हैं। ये चंद्रचूड़ अगर यहाँ कह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि मुझे तो एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उससे पहले, ये कोई उचित बात है? तो मेरा
मतलब अगर हमको आपको अगली बार होना हो तो किसी मंदिर के पंडित जी के पास चला जाए, वही अपना हमारा आपका न्याय कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये दुर्भाग्य है इस देश का, और इसमें मेरे हिसाब से अगर जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोषी है, उतना ही दोषी न्यायपालिका भी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि निश्चित रूप से व्यवस्थाओं की ज़िम्मेदारी है कि वो देखे कोई व्यवस्था में कोई कोई सेंध ना लगा पाए, उसका मिसयूज़ ना कर पाए। और अगर संस्थाएँ कहीं न कहीं इस तरह के रोल में आ जाएँगी जिसपे उनपे उनकी जो डिसीज़न मेकिंग है, उसपे भी क्वेश्चन लगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है देश की स्थिति के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और सभी का दायित्व है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान नायकों ने देश के जो एक सुर में पिरोया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी थी, वो किसी भी तरह कमज़ोर ना हो पाए। और ये सभी का दायित्व है, जैसा आपने कहा। निश्चित रूप से, और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्पीकर को जाना है प्रोग्राम में अपने। और मैं जी। आपका बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने नहीं, नहीं, अरे मार्गदर्शन किया ऐसा नहीं, हमारा। ऐसा नहीं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई। थैंक यू। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएँ, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। एक आग्रह और है मेरा कि आपसे, आप देख रहे हो जॉइन का बटन नीचे, उस पे जॉइन पे क्लिक करें, चैनल को जॉइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रतिक्रिया कमेंट भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, वो भी दीजिए, क्योंकि सुझाव भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आग्रह है कि संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे चैनल के अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही सभी अपनों को भी हमारी वीडियो शेयर करें, हमारा लिंक शेयर करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।